नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये प्रैक्टिस सेट 4 है, जिसमें हम बात करेंगे आपका जीएस उत्तराखंड और जो जो सिलेबस है आपका यूके ट्रिपल एससी का, और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस सेट बना है। जो आगामी 9 जुलाई को जो वीडियो का पेपर है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये है, देखिए कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। तो इसमें से बताइए कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण थी? तो आपका आंसर क्या रहेगा? भारत और ग्रीक शैली। बी आपका राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से शुरू हुआ था? तो शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? आप सभी जानते हैं, कनिष्क के शासनकाल में। बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो तीसरे का आंसर क्या रहेगा? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को जो है करमुक्त भूमि और भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है आरंभ की थी? तो 3 का आंसर क्या रहेगा आपका? सातवाहन। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा। चौथा देखिए, कनिष्क के शासनकाल में प्रसिद्ध घटना कौन सी थी? तो कनिष्क के शासनकाल में आप जानते हैं कौन सी घटना इन चारों में थी? तो चौथे का आंसर क्या रहेगा आपका? चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था आपका कनिष्क के काल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो कौन सा ऐसा कुषाण शासक थे जिसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो आंसर रहेगा आपका 5 का कटफिसेस द्वितीय। ठीक है, 5 का सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो देखिए सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? कुषाणों का, वाकाटक, शकों का, या तमिल एवं चेर का? तो आंसर छठे का क्या रहेगा आपका? तमिल एवं चेर का जो है सर्वप्रथम जो है इनका व्यापार जो है रोम के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि जो था किसका समकालीन था ये बताना है। 7 का आंसर आप जानते हैं, पुष्यमित्र सुंग जो है पतंजलि का समकालीन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? कह रहा है कौन गलत है? मौर्यकालीन जो बंदरगाह हैं उनमें कौन असत्य है? देखिए 4 दिए हैं आपको, तो कौन नहीं है इसमें? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा आपका कोचीन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश ने जो है सीजर की उपाधि या कैसर की उपाधि ग्रहण की थी? तो 9 का आंसर क्या रहेगा आपका? आपका कुषाण। ठीक है, कुषाण बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो देखिए तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, तो 10 का आंसर क्या रहेगा आपका? गांधार कला। ठीक है, यानी कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल जो हैं होने का क्या कारण था? वो था आपका गांधार कला। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो 11 का आंसर क्या रहेगा आपका? मथुरा संग्रहालय में। ठीक है, 12 का देखिए, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो देखिए भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का जो शुभारंभ किया किसने किया? 12 का आंसर क्या रहेगा आपका? यूनानियों द्वारा। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 13 देखिए, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग, ठीक है, सिल्क मार्ग की किसने प्रारंभ किया था? सिल्क मार्ग आप सभी जानते हैं, सिल्क मार्ग किसने शुरू किया था? 13 का आंसर क्या रहेगा? कनिष्क। ए आपका राइट रहेगा। कनिष्क ने जो है सिल्क मार्ग या सिल्क रूट का प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला देखिए 14 वाला जो है, अशोक द्वितीय
के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय नाम से किसको जाना जाता है? कनिष्क को, ठीक है, किसको जाना जाता है? कनिष्क को जाना जाता है अशोक द्वितीय के नाम से, ठीक है। अगला देखिए 15 वाला, मिनांडर की राजधानी कहाँ थी? तो मिनांडर की राजधानी कहाँ थी? आपका साकल में थी, ठीक है। अगला देखिए 16 जो है, अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो 16 का आंसर क्या रहेगा आपका? सातवाहन काल में हुआ था आपका अमरावती स्तूप का निर्माण। बात करते हैं आपके 17 क्वेश्चन से। तो 17 देखिए, 1873 ईस्वी में बरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, 1873 ईस्वी में बरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? किसने की थी? के.एल. लाल ने। सी आपका राइट रहेगा। के.एल. लाल ने जो है बरहूत स्तूप की खोज की थी 1873 में। आगे चलते हैं 18 वाला, किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो 18 का आंसर क्या रहेगा आपका? कुषाण शासकों ने, ठीक है। आगे चलते हैं 19 पर। 19 है आपका, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व से एक नया संवत प्रारंभ हुआ, उसका नाम क्या था? तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है 58 ईस्वी में एक नया संवत चलाया गया, उसका नाम आप जानते हैं। 58 ईस्वी में कौन सा संवत चला था आपका? 19 का आंसर क्या रहेगा? विक्रम संवत। सी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? आपका महाविभास सूत्र, ठीक है। बी आपका राइट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 देखेंगे। देखिए, मौर्योत्तर युग में भूधारण अधिकार की अक्षय निधि प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो 21 का आंसर क्या रहेगा? कुषाणों ने, ठीक है। सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 22, मौर्योत्तर काल में निवर्तन और कुल्यवाप, करीस इत्यादि का संबंध था। तो मौर्य काल में जो है निवर्तन, कुल्यवाप या करीस इत्यादि का संबंध किससे था? तो क्या था ये क्या थे? भूमाप थे, ठीक है। ये आपका राइट रहेगा। 23 देखिए, मौर्योत्तर काल में अपरहत, खिल आदि का संबंध था। तो मौर्य काल में अपरहत या खिल किसको बोला जाता था? 23 का आंसर क्या रहेगा आपका? परती भूमि को कहा जाता था क्या? खिल या अपरहत, ठीक है। 24 देखिए, मौर्योत्तर काल में कौन सा एक सोने का सिक्का नहीं था कह रहा है, ठीक है। इन चारों में एक सोने का सिक्का नहीं था मौर्य काल में। तो 24 का आंसर क्या रहेगा आपका? शतमान, ठीक है। शतमान जो था सोने का सिक्का नहीं था, ठीक है। नीचे देखिए 25 पर। 25 देखिए, मौर्योत्तर काल में चांदी के सिक्के क्या कहे जाता था? चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था मौर्य काल में? 25 का आंसर क्या रहेगा? शतमान, यानी कि शतमान क्या था आपका? चांदी का सिक्का था, ठीक है। 26 देखेंगे। देखिए 26 क्या है? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आप सभी जानते हैं गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। बी आपका राइट रहेगा। 27 देखिए, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो 27 का आंसर क्या रहेगा आपका? चंद्रगुप्त प्रथम। 28 देखिए, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो 28 का आंसर क्या रहेगा? 28 बताइए, गुप्त शासन काल में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों था? कौन था? आर्यभट्ट। आपका सी आपका राइट रहेगा। 29 देखिए, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? 29 बताइए, किसको कहा जाता है? समुद्र गुप्त को कहा जाता है कविराज। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विंसेंट स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने किसे कहा था भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो किसने कहा ये? विंसेंट स्मिथ ने।
31 देखिए, संघ की कार्यपालिका किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होती है? 31 का आंसर क्या रहेगा आपका? 31 का बी रहेगा, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति, यानी कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति पर या राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। आगे देखिए 32, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का जो है सुप्रीम कमांडर कौन होता है? 32 का आंसर क्या रहेगा आपका? राष्ट्रपति, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है तीनों आपके जो है सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। 33 देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मनोनयन द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या रहेगा 33 का? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 34 देखिए, 34 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? यानी कि प्रस्तावक और अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? तो 34 का आंसर क्या रहेगा आपका? 50 आपके अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 35 देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यानी कि राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो 35 का आंसर क्या रहेगा आपका? अनुच्छेद 56। 36 देखिए, 36 क्या है? संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है? 36 का आंसर क्या रहेगा आपका? संसद के किसी भी सदन में जो है अभियोग कार्रवाई शुरू की जा सकती है। 37 देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इंपॉर्टेंट है, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है तो उसे किस देश के संविधान से लिया है? तो 37 का आंसर क्या रहेगा आपका? अमेरिका, ठीक है, अमेरिका से या अमेरिका के संविधान से लिया गया है आपका महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगता है, ठीक है। 38 देखेंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ किस अनुच्छेद में दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को जो है पद और गोपनीयता की शपथ कौन से अनुच्छेद में दिलाता है? 38 का आंसर क्या रहेगा आपका? अनुच्छेद 60 में, ठीक है, अनुच्छेद 60 में जो है शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को, ठीक है। 39 देखिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो 39 का आंसर क्या रहेगा आपका? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी आपका राइट रहेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। तो 40 वाला देखिए, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो सर्वसम्मति से चुने गए थे, तो 40 का आंसर क्या रहेगा आपका? नीलम संजीव रेड्डी, डी आपका राइट रहेगा। अगला देखिए 41, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है इन चारों में? बताइए, तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है इन चारों में? बताइए। 41 उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता राष्ट्रपति, ठीक है। आगे चलते हैं। 42, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? वो रहे थे 12 वर्ष तक, ठीक है, सी वाला आपका राइट रहेगा, ठीक है। 43 देखिए, भारत के लिए एक राष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो देखिए, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 43 देखिए, उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 43 का आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद 63 में। 44 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, तो किसमें किया जा सकता है? 44 का आंसर क्या रहेगा आपका? केवल राज्यसभा में, ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 45 देखिए,
भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी जो प्रावधान है, उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए, कौन से देश से लिए गए हैं? 45 तो लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। बी आपका राइट रहेगा। अगला देखिए 46, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में होता है? 46 का आंसर रहेगा आपका अनुच्छेद 66, सी वाला आपका राइट रहेगा। 47 देखिए, 47 उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। बी आपका राइट रहेगा। 48 की बात करें तो 48 देखिए, निम्न में से कौन एक राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक नहीं रहे हैं? तो कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? तो बताना है 48 का। तो 48 का आंसर क्या रहेगा? आर वेंकट रमन, ये जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे थे। ठीक है। 49 देखिए, निम्न में से किस राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? ये बताना है 49, कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु जो है उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी? तो 49 का आंसर क्या होगा? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ऐसे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 50 देखिए, निम्न में से किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी? ठीक है, देखिए कौन से राष्ट्रपति के देखिए किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो कौन थे वो? 50 का आंसर क्या रहेगा आपका? वी गिरी। ठीक है, वी गिरी के कार्यकाल के दौरान ही द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी। 51 देखिए, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने 4 प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया था? इंपॉर्टेंट है, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया था? तो 51 का आंसर क्या रहेगा आपका? शंकर दयाल शर्मा, सी आपका राइट रहेगा। 52 देखिए, अब यहाँ से 52 से आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन है। ठीक है, 52 देखिए, गमैया पद्धति का संबंध है, तो किससे है गमैया पद्धति का संबंध? 52, तो 52 का आंसर क्या रहेगा आपका? व्यापार से। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। अगला देखिए 53, किस मेले के अवसर पर जौनसारी जनजाति जंगबाजी नृत्य करते हैं? 53 देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस मेले में जौनसारी लोग जंगबाजी नृत्य करते हैं? तो कौन सा मेला है? बिशु मेला। बी आपका राइट रहेगा। 54 देखिए, महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? भूटिया। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। बात करेंगे 55 से, तो 55 देखिए, 55 वीर केसरी चंद्र जी को फांसी कब दी गई? तो वीर केसरी चंद्र को फांसी कब दी गई? 3 मई 1945। अगला देखिए 56 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस त्योहार को जौनसारी लोग अठोही के रूप में मनाते हैं? तो किस त्योहार को जौनसारी लोग अठोही के रूप में मनाते हैं? जन्माष्टमी को। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 57 देखिए, किस जनजाति का विवाह पद्धति तत्सम एवं दामोला है? ठीक है, उत्तराखंड की कौन सी ऐसी जनजाति है जिनकी विवाह पद्धति जो है क्या है? तत्सम एवं दामोला है। तो 57 का आंसर क्या रहेगा आपका? भूटिया जनजाति, सी आपका राइट रहेगा। 58 देखिए, कौन सी जनजाति अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहती है? ठीक है, उत्तराखंड की कौन सी ऐसी जनजाति है जो अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहती है? क्या कहती है? स्वारा। तो कौन सी जनजाति है जो अपने संबंधियों को स्वारा कहती है? तो 58 का आंसर क्या रहेगा आपका? भोटिया जनजाति। ठीक है, भोटिया जनजाति के लोग अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं? स्वारा। ठीक है, अगला देखिए 59,
लौसर और सुरगैन त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो उत्तराखंड की कौन सी जनजाति जो है लौसर और सुरगैन त्योहार मनाती है? लौसर एंड सुरगैन त्योहार मनाती है। तो 59 का आंसर क्या रहेगा आपका? जाड़ जनजाति। ठीक है। 60 देखिए, किस व्यक्ति के अनुसार बोक्सा लोग सर्वप्रथम बनबसा में बसे थे? तो देखिए, किस व्यक्ति के अनुसार बोक्सा लोग सर्वप्रथम बनबसा चंपावत में बसे थे? 60 का आंसर क्या रहेगा आपका? इलियट के अनुसार। ठीक है, इलियट के अनुसार बोक्सा लोग सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? बनबसा चंपावत में बसे थे। 61 देखिए, 61 क्या है? किस जनजाति में मृतक की शांति के लिए गौण संस्कार होता है? कौन सा संस्कार होता है? गौण संस्कार। तो कौन सी जनजाति में मृतक की शांति के लिए संस्कार किया जाता है? तो 61 का आंसर क्या रहेगा आपका? भोटिया जनजाति में होता है। ठीक है, गौण संस्कार। 62 देखिए, विवाह से पूर्व सांग जागी एवं पीठा संस्कार प्रथा प्रचलित है। तो उत्तराखंड की कौन सी ऐसी जनजाति है जो विवाह से पूर्व जो है सांग जागी एवं पीठा संस्कार प्रथा प्रचलित है? तो 62 का आंसर क्या रहेगा आपका? राजी जनजाति। ठीक है। अगला 63 देखिए, उत्तराखंड में शौका तथा तिब्बत के हुणियों व्यापारियों के साथ अनुबंध का एक रूप निम्न में से है। तो उत्तराखंड में शौका तथा तिब्बत के हुणियों व्यापारियों के बीच एक अनुबंध था। ठीक है, उस अनुबंध का नाम बताना है आपने। 63 का आंसर क्या रहेगा? देखिए ऑप्शन, अनुबंध प्रथा, कुंडाखार प्रथा, दिखनौरी प्रथा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या रहेगा 63 का? कुंडाखार प्रथा। ठीक है। 64 देखिए, कौन सी जनजाति स्वयं को पंवार राजपूत मानती है? तो उत्तराखंड की कौन सी ऐसी जनजाति है जो स्वयं को जो है पंवार राजपूत मानती है? तो 64 का आंसर क्या रहेगा? बोक्सा जनजाति। सी आपका राइट रहेगा। 65 देखिए, भावरी, कुमिया, रजभैंसी बोली किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, कौन सी जनजाति में ये बोली पसंद ये बोलियां जो हैं प्रचलित है? भावरी, कुमिया और रजभैंसी। तो 65 का आंसर क्या रहेगा आपका? बोक्सा जनजाति में, यानी कि बोक्सा लोगों की बोलियां हैं भावरी, कुमिया और रजभैंसी। ठीक है। 66 देखते हैं। 66 है, उत्तराखंड के चौथे राज्यपाल कौन थे? तो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड के चौथे राज्यपाल कौन थे। 66 का आंसर बताइए। मार्गरेट अल्वा। ठीक है। आगे देखिए 67, राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे ये बताना है। तो कौन थे? अशोक अभेंद्र देसाई। ठीक है, देसाई। ठीक है। आगे चलते हैं 68 पर। 68 देखिए, राज्य के निर्वाचित प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? यशपाल आर्य। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछेगा तो वो प्रकाश पंत। ठीक है, निर्वाचित कौन थे? यशपाल आर्य। तो आंसर सी आपका राइट रहेगा। 69 देखिए, राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 69 का आंसर क्या रहेगा आपका? धर्मवीर शर्मा। सी आपका राइट रहेगा। ठीक है। 70 देखिए, राज्य के प्रथम देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्तकर्ता खिलाड़ी कौन है? बताइए। जसपाल राणा, हरि सिंह थापा, पद्म बहादुर मल, और इनमें से कोई नहीं। तो 70 का आंसर क्या रहेगा बताइए? पद्म बहादुर मल को जो है सर्वप्रथम जो है देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। 71 देखिए, राज्य के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन थे? यानी कि उत्तराखंड से प्रथम अशोक चक्र किसे दिया गया था? भवानी दत्त को। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 72 की बात करते हैं। ठीक है, 72 देखिए क्या है, राज्य में द्वितीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो इन चारों में रस्किन बॉन्ड, मंगलेश डबराल, शैलेश मटीनी और लीलाधर जगुड़ी। तो इनमें से द्वितीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था, किसे दिया गया था? लीलाधर जगुड़ी को। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा।
अब यहाँ से कुछ आपके हिंदी के क्वेश्चन हैं, ठीक है, 73 से। देखिए, निम्न में से एक स्पर्श व्यंजन है, तो कौन है स्पर्श व्यंजन? श, छ, ल, ह, इनमें से कौन आपका एक स्पर्श व्यंजन है? 73। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा है? छ है, ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 74 देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटा है आपने 4, तो शुद्ध वर्तनी वाला 74 कौन सा है इसमें? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 74 का आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा, ठीक है, शुश्रूषा, ठीक है, ए वाला आपका राइट रहेगा। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिए आप, ठीक है। अगला जो है 75 देखते हैं। 75 है, देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इन चारों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें छांटना है, तो 75 का आंसर क्या रहेगा आपका? डी रहेगा, ठीक है, अंत्याश्री, ठीक है। अगला देखिए 76, कपाट शब्द का तद्भव क्या होगा? कपाट का तद्भव 76, कपाट का तद्भव होगा किवाड़, ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 77 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है वो छांटना है, तो तत्सम शब्द है इसमें अम्ब, ठीक है, बी आपका राइट रहेगा, ठीक है। 78 देखिए, रंभा किसका पर्यायवाची है? तो रंभा किसका पर्यायवाची है? 78 केला, ठीक है, रंभा किसका पर्यायवाची है? केला, डी आपका, सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। 79 देखिए, कौशिक किसका पर्यायवाची है? तो कौशिक किसका पर्यायवाची है? उल्लू का, ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। 80, ललित शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए, वक्त, कुरूप, स्वल्प और गौरव, क्या होगा ललित शब्द का विलोम? बताइए। 80, ललित शब्द का विलोम व्यक्त, कुरूप, स्वल्प या गौरव, तो ललित शब्द का विलोम क्या होगा? कुरूप, ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 80 का। 81 देखते हैं। 81 है आपका विपुल शब्द का विलोम क्या होगा? विपुल शब्द का विलोम बताइए। संपन्न, स्वल्प, समस्त और विकल्प, तो विपुल शब्द का विलोम क्या होगा? 81 का विपुल का होता है स्वल्प, ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 82 देखिए, जिसका विवाह न हुआ हो के लिए एक शब्द बताना है, ठीक है, जिसका विवाह न हो, जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं उसको? जिसका विवाह न हुआ हो, बताइए। सधवा, अपरिणित, नोड़ा और अनाहुत, तो 82 का आंसर रहेगा आपका अपरिणित, ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 83 देखते हैं। 83 देखिए, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसको क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं, या किंवदंती कहते हैं, या अनिमेष कहते हैं, या अपहृत कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसको बोलते हैं किंवदंती, ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 84 देखिए, निम्न में से कौन सा एक पुल्लिंग शब्द नहीं है कह रहा है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द इसमें से नहीं है, तो कौन सा नहीं है पुल्लिंग शब्द इसमें? देखिए, मक्खन, बचपन, बनावट, पड़ाव, तो बताइए कौन सा इसमें पुल्लिंग शब्द नहीं है? 84 का क्या रहेगा आंसर? 84 का बनावट, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है। 85 देखिए, उसने तलवार से शत्रु को मार डाला में कौन सा कारक है? तो आपको पता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, तो बताइए उसने तलवार से शत्रु को मार डाला, कौन सा कारक होगा इसमें? 85 का आंसर क्या रहेगा बताइए? करण कारक होगा, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तलवार से, ठीक है। आगे चलते हैं। 86, स्वागत शब्द में उपसर्ग बताना है, तो स्वागत शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा बताइए? आप जानते हैं उपसर्ग आपका पहले लगता है और प्रत्यय जो है बाद में लगता है, तो स्वागत शब्द में उपसर्ग क्या रहेगा बताइए? 86, स्व, शु या सम, तो सु उपसर्ग होता है स्वागत में, ठीक है।
अगला देखिए 87, शिक्षक में प्रत्यय बताना है। तो शिक्षक में क्या प्रत्यय होता है बताइए, अ, क, अक या कोई नहीं, बताइए शिक्षक में प्रत्यय कौन सा होगा, अक प्रत्यय होता है शिक्षक में, ठीक है। 88 देखिए, भानुदय में कौन सी संधि है, तो भानुदय में कौन सी संधि है बताइए, दीर्घ गुण वृद्धि यण, कौन सी संधि है भानुदय में, दीर्घ संधि है, ठीक है। अगला देखिए 89, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। 89 क्या होगा बताइए, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, लज्जित होना, केवल कल्पनाएं करते रहना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना या अनायास ही मिलना। तो क्या रहेगा, अक्ल के घोड़े दौड़ाने मुहावरे का अर्थ होता है केवल कल्पनाएं करते रहना, बी आपका राइट रहेगा, ठीक है। 90 देखिए, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ बताना है। पौ बारह होना, कार्य सिद्ध होना, लाभी लाभ होना, शुभ हो जाना या बहुत परिश्रमी होना। तो पौ बारह होना क्या होता है, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, लाभी लाभ होना, बी आपका राइट रहेगा। 91 देखिए, हाल ही में रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य को देश का 52वां अभ्यारण्य घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। इसके बाद करंट के कुछ क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो हाल ही में रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य को देश का 52वां अभ्यारण्य घोषित किया गया है, ये किस राज्य में है ये बताना है, ठीक है। तो 91 का आंसर क्या रहेगा आपका, राजस्थान में है आपका रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। इसको 52वां अभ्यारण्य घोषित किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं 92 पर। 92 देखिए, हाल ही में अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है, यह किस देश में है, ठीक है। तो हाइफा बंदरगाह किस देश में है पूछा है, तो किस देश में है हाइफा बंदरगाह, 92 ये है आपका इजराइल में, ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। ये करंट के क्वेश्चन है। आगे देखिए 93, प्रधानमंत्री ने 19 फरवरी 2022 को एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो 93 का ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट ऑप्शन, इंदौर, ठीक है। 94 देखिए, किस राज्य सरकार ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है, ठीक है। तो बताइए किस राज्य सरकार ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया गया है। तो 94 का आंसर क्या रहेगा आपका, असम, सी आपका राइट रहेगा। 95 देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में मिस्टी क्या है, इंपॉर्टेंट है करंट का क्वेश्चन। मिस्टी क्या है, मिस्टी क्या है बताइए, जीएसटी टैक्स है, व्यापार है या हॉटस्पॉट है या मैग्रोव वन है। तो बताइए कौन सा आंसर राइट रहेगा आपका 95 का। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में मिस्टी क्या है, ये मैग्रोव वन है, ठीक है, सी आपका राइट रहेगा, मैग्रोव, ठीक है। आगे चलते हैं 96, तो कुछ इसमें आपके रीजनिंग से संबंधित है कुछ, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन। 96 देखिए, निम्न में से असंगत का चयन करना है आपने, ठीक है। कपास, सरसों, मटर और तिल, इसमें से असंगत चुनना है आपने। 96 का क्या रहेगा आपका, कपास, ठीक है। 97 असंगत संख्या का चयन करना है, 97 का क्या रहेगा आंसर, इसको आप रफ में एक बार करके देखना, ठीक है। 97 क्या रहेगा, डी रहेगा 64, ठीक है। 98 का देखिए, लुप्त संख्या आपने निकालनी है इसमें 98 में, तो 98 का क्या रहेगा ऑप्शन 241 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अगला देखिए 99, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। 99 क्या रहेगा, जैसे जहाज जो है जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे अखबार किससे संबंधित है, संपादक से, डी आपका राइट रहेगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, असंगत का चयन करो, पीतल, इस्पात, कांच, टिन। तो 100 का ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट, टिन, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन, जिसमें हमने उत्तराखंड, जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स सारे जो हैं टॉपिक देखे, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई त्रुटि हुई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब, शेयर
ज़रूर करें और आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच।